आइए बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड 2026 के लिए बच्चों के लिए एक खास वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। आप एक बार देखेंगे इन सभी वीडियो को, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ आपको समझ में आएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। इस बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्लास। चलिए देखते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का। तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या एक चैप्टर है हमारा पहला, जिससे कि अच्छी खासी ऑब्जेक्टिव जो है आपको देखने को मिलती है। उसमें हमारा एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है बच्चे, सबसे पहले समझेंगे। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जा सकता है, जिसका शेषफल हमारा, और शेषफल को हम लोग जो है r यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। r से हम लोग संकेत देंगे इसको। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम क्या देखते हैं कि कोई भी भाज्य में जब हम लोग भाग देते हैं तो भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुना भागफल और प्लस में शेष। भाज्य को अगर हम a मान के चले तो a इज इक्वल टू, और b को अगर हम भाजक मानेंगे तो b से भाग देंगे तो भागफल हमारा q होगा और शेषफल प्लस में r हो जाएगा। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, जहाँ पे a इज इक्वल टू b इंटू क्यू, बी गुना क्यू प्लस आर होता है। a क्या है हमारा, भाज्य है, b क्या है हमारा, भाजक है, q क्या है हमारा, भागफल है, और r क्या है हमारा, शेषफल है। अब अगर हम लोग समझे यहाँ पे कि अगर b जो है a को पूर्णतः भाग कर देती है, अगर हम ये बोले कि b जो है a को पूरी तरह से विभाज्य कर देता है, बी के टेबल में आपका ए कंप्लीट आ जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। जब कोई भाजक भाज्य को पूर्णतः विभाजित कर देगी तो उसका शेषफल जो होगा वो हमेशा 0 आएगी। तो यहाँ से हम क्यू भी पता कर सकते हैं। अगर भाजक से हम भाग देंगे भाज्य में तो हमको यहाँ से भागफल मिल जाएगा, साथ ही शेषफल मिल जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, इसमें हमको पता चलता है कि किसी भी संख्या में जब हम भाग देंगे तो उसके भाग देने के बाद उसका भागफल और शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसका संबंध पूर्णांकों की विभाज्यता से है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक के गुणन से संबंधित है इसका। इसका कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में और द्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी आप भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, उसका क्रम जो है वो आपको ध्यान रखना है कि उसका तरीका तो एक ही होगा पर क्रम जो है वो बदल सकता है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जो इसमें भाग देते हैं क्या उसका क्रम और भी हो सकता है, तो क्रम जो होगा अलग अलग हो सकती है लेकिन उसका तरीका जो है एक ही होगा। क्लियर है। जैसे आप देखेंगे, मान लेते हैं अगर 20 कोई संख्या है और वो भाज्य संख्या है, तो इस 20 को हम 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे 2 और 5 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यही हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं एक टर्म आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या है, कहता है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी जस्ट हम लोग देखें इस चीज को
a बराबर बी क्यू प्लस आर में a क्या है हमारा भाज्य है, b क्या है हमारा भाजक है, q क्या है हमारा भागफल है और r क्या है हमारा शेषफल है। इसमें एक खास बात और है, और आपको पूछा जाता है कि जो शेषफल है उसका मान क्या हो सकता है, उसका क्या जो है कंडीशन है। तो ये हमारा कैसे पता चलेगा शेषफल के लिए, आप लोग पढ़े होंगे, जैसे अगर हम 4 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे, कोई भी संख्या लेंगे, तो उसका शेषफल क्या क्या हो सकता है। आप खुद सोचेंगे, अगर कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसका शेषफल आप देखेंगे 0 आता है। अगर कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, 2 बार में अगर हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आ रहा है, और अगर 2 बार में यहां डिवाइड करें तो शेषफल 2 आ रहा है। और अगर मान लेते हैं 11 को डिवाइड करें 4 से तो आपको 3 आ रहा है शेषफल। इसका मतलब हो गया, क्या शेषफल 4 आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता है। जब आप 4 से विभाज्य करेंगे किसी संख्या को और वो 4 के टेबल में तो आ ही जा रहा है, तो 4 शेषफल कभी नहीं आ सकता है। यहाँ 4 से ज्यादा आ सकता है। अगर हम देखेंगे 4 से ज्यादा कोई संख्या अगर लेते हैं, 5 लेते हैं, तो फिर आप 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा। 6 को अगर 4 से भाग करेंगे तो फिर से शेषफल 2 आ जाएगा। 7 को भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। 8 को भाग करेंगे तो फिर शेषफल 0 आ जाएगा। फिर से 9 को विभाज्य करेंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका शेषफल जो होने का संख्या होगा वो क्या क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है 0, 1, 2 और 3। इसके अलावा यहाँ पे शेषफल संभव नहीं है। क्लियर है? तो जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं, अर्थात अगर हम b से a में भाग दे रहे हैं, तो जितने बार में भागफल लगेगा उसके बाद जो शेष बचेगा, उस शेष r का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा हमारे इस b के वैल्यू से, अर्थात भाजक के वैल्यू पे। तो क्या क्या हो सकता है? तो हम देखेंगे r का जो वैल्यू होगा वो 0 भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। दोनों बात ध्यान में रखना है, 0 भी शेषफल हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए हम इसको बड़ा साइन और बराबर साइन लिए है। साथ में हम देखेंगे r का मान b से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, b भी नहीं हो सकता है, इसीलिए आप बराबर का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि b भी नहीं हो सकता है, अर्थात b से छोटा होगा। मतलब r का मान जो होगा वो 0 से लेकर b के बीच होगा। r का जो मान होगा वो 0 से लेकर b के बीच होगा। r का मान कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, अर्थात b भी नहीं हो सकता है। तो मतलब हुआ कि अगर आप 5 से किसी संख्या को भाग देते हैं, क्या शेषफल 5 बचेगा? तो जवाब होगा नहीं, शेषफल हमेशा 5 से छोटा होगा। 6 से भाग देंगे तो शेषफल 6 से छोटा होगा। 7 से भाग देंगे तो शेषफल 7 से छोटा होगा। तो छोटा क्या होगा? तो 5 से छोटा में 4, 3, 2, 1 और 0 आएगा। 6 से छोटा हम अगर देखेंगे तो फिर 5, 4, 3, 2, 0 और 1 आएगा। इसी तरह शेषफल जो है 0 से लेके जो है जिस संख्या से हम भाग देंगे उससे कम तक उसका शेषफल होगा। तो यहां हम ये याद रखेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। कई बार फंसाने के लिए आपको ढेर सारे ऑप्शन बनाएंगे, जैसे कि r का मान 0 से लेके लिखा रहेगा b तक, ये भी ऑप्शन बना सकता है। r का मान 0 से बड़ा है, b से जो है छोटा है, तो 0 से बड़ा है, b से छोटा है, ऑप्शन में 0 का वैल्यू भी होना चाहिए था, कमी है। तो ऐसे कई ऑप्शन बना के आपको सवाल को बनाया जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें जो परफेक्ट आंसर होगा, r का वैल्यू 0 से लेकर b के बीच होगा, अर्थात 0 भी होगा और b से छोटा भी होगा। तो अगर कोई संख्या से भाग दिया जाता है और पूछा जाता है आपसे तो इसमें क्या क्या शेषफल है, अब मान लेते कोई संख्या से कहेगा 9 से भाग दिए और इसका शेषफल जो है 10 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं, इसका शेषफल 10 नहीं आ सकता। क्या शेषफल 3 आ सकता है, 4 आ सकता है? हाँ बिल्कुल, शेषफल 3, 4 आ सकता है। 9 से छोटी संख्या, 9 से भाग देने का मतलब हुआ 9 से छोटी संख्याएं जो होंगी वो जो है उनका शेषफल बन सकता है। क्लियर है? चलिए, इस बात को समझ गए होंगे। अब है एल्गोरिथम। क्या होता है? एल्गोरिथम एक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन होती है उस प्रोसेस को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। जब कोई प्रक्रिया हम बार बार एक ही जैसा करते हैं और वही प्रक्रिया बार बार करने के बाद उसका आंसर मिलता है हमको, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो बोलते हैं उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यह परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है।
यह शब्द एल्गोरिथम एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिजी के नाम से लिया गया है। इसमें हम देखेंगे स्टेप्स जो होता है, जैसे आप बनाए होंगे एचसीएफ अगर समझते होंगे तो जो मॉस ज्ञात करते हैं महत्तम समापवर्तक, उसमें देखते होंगे हम बार बार जो है विभाजन की प्रक्रिया करते हैं, बार बार विभाजन करके जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है तब तक हम लोग विभाजन की प्रक्रिया कंटिन्यू करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब शून्य आ गया तभी हमारा स्टेप कंप्लीट होता है। इसका मतलब स्टेप बार बार जो है ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, इसीलिए इसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में हमको क्या बोलेंगे, इसको एल्गोरिथम। क्लियर है? चलिए अब यहां से आपका कुछ क्वेश्चंस रहेगा, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के साथ साथ और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने है। एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये विविक्त संख्या क्या होती है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो विविक्त संख्या हम किसको कहेंगे, अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ये हमारा विविक्त संख्या है, ये विविक्त संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है विविक्त संख्या का उदाहरण नहीं है। आपको पहले भी बताया है, एक परिमेय संख्या को पहचानने के लिए और अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, फिर भी समझेंगे। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, कोई भी संख्या जिसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं संभव है, जिसका परिपूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, वो हमारा अपरिमेय संख्या है। साथ साथ पाई का मान जो है और पाई से जुड़ा हुआ कोई भी संख्या जो होगा, प्लस में, मल्टीप्लाई में, माइनस में, डिवाइड में, ये सभी संख्या जो होगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। साथ ही साथ हम देखेंगे डेसिमल के नंबर में अगर कोई संख्या रिपीटेड नहीं है, जैसे 1 2 1 1 2 1 1 1 2, इस तरह अगर कोई संख्या जो रिपीट नहीं है उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये सारी संख्या अपरिमेय है, तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें पहली संख्या आपको अपरिमेय है, दूसरी संख्या भी आपको अपरिमेय नजर आ रही होगी, तीसरी जो देख रहे होंगे 3/4, ये संख्या p/q के रूप में लिखा गया है और यह एक परिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी जो है वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है, विविक्त संख्या का उदाहरण नहीं है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है यूक्लिड एल्गोरिथम का मुख्य उपयोग क्या है। अब देखेंगे कि यूक्लिड जो एल्गोरिथम अभी जस्ट बताए थे, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। बार बार दोहराने के बाद एक ही प्रक्रिया को उसका हम आंसर पता करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसी प्रक्रिया हमको एचसीएफ निकालने में काम आती है। तो यह एक एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया है। एचसीएफ निकालने में आप बार बार विभाजन की प्रक्रिया करते हैं तो इससे जो है एचसीएफ का वैल्यू निकलता है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का मुख्य उपयोग क्या होगा, एचसीएफ निकालने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। पता है इनमें से थोड़ा क्वेश्चंस आपको दिखाई देने में दिक्कत हो रही होगी, समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इनमें कौन अपरिमेय संख्या, फिर से आपको इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या पहचाननी है, ध्यान से पहचानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो संख्या लिखा है वर्गमूल लिखा हुआ है, तो आपको वर्गमूल अच्छे से आना चाहिए। आप अगर वर्गमूल निकालना जानते हैं बढ़िया से तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, और वर्गमूल निकालना बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि इससे आपका जल्दीबाजी में आंसर आएगा। नहीं तो आप वर्गमूल निकालते बैठेंगे और बच्चे यहाँ आंसर देके रेडी हो जाएंगे। इसीलिए आपको ये भी चीज सीखना जरूरी है कि आप वर्गमूल को याद रखें। ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 होता है और 64 का वर्गमूल जो है वो 8 होता है, तो 6/8 हो गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 लेंगे और 81 का वर्गमूल 9 लेंगे। यहाँ देखेंगे 3 का वर्गमूल नहीं जानते पूर्णतः, 5 का भी वर्गमूल नहीं जानते पूर्णतः, मतलब ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। 9 क्लियर है, 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है, इसका मतलब फिर से ये जो है परिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या आपकी कौन सी संख्या है, रूट के अंदर में 3/5, रूट के अंदर में 3/5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बताए भी थे पीछे भी कि कई बार क्वेश्चंस को मॉडरेट किया जाता है ऐसे नंबर को दिखा के, जैसे आपको लिख देगा रूट में 48, अब बाय में दे देगा 2√3, बोलेगा ये बताइए कौन सी संख्या है। तो आप तो समझेंगे कि √3 लगा हुआ है, देख के तुरंत जवाब दे देंगे कि ये तो अपरिमेय संख्या है। नहीं, अपरिमेय संख्या हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना है। आप देखेंगे 48 को हम लिख सकते हैं 16 गुना में 3,
इसका मतलब हुआ कि आप 16 का वर्गमूल तो जानते हैं 4, रूट के अंदर में 3, और यहां भी देखेंगे रूट 3 कट गया, फाइनली बचा 2, और जो कि रेशनल नंबर है। तो इसीलिए जल्दीबाजी में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि आपका आंसर गलत आ जाए। थोड़ा समझना है, अपरिमेय परिमेय को पहचानने में गलतियां नहीं करना है, ताकि आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब है आपका, यदि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना हो तो यूक्लिड विधि से पहला भागफल क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे आपको भागफल निकालने तो अच्छे से जानते हैं, शेषफल निकालने तो अच्छे से जान रहे हैं, एचसीएफ तो आपको आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आता है तो फंस जाता है, क्योंकि वो वर्ड को पढ़ता ही नहीं है। ध्यान से इसमें देखना होता है कि कितने चरण में भाग की प्रक्रिया हो रही है, ये भी आपका सवाल होता है कि एचसीएफ निकालने के क्रम में आप देखेंगे कि शून्य तक आने में उसमें कितने चरण हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने चरण में जाके आपका शेषफल शून्य आया है, जिससे कि आप एचसीएफ निकाल पाते हैं। तो आपको शेषफल तक पहुंचने के लिए आपको देखना पड़ता है उसका चरण। लेकिन यहां हमसे पूछ रहा है पहला भागफल क्या होगा। पहला भागफल मतलब आप 225 में जब डिवाइड करेंगे 135 से, तो पहली बार में तो आप एक ही बार में लगाएंगे, क्योंकि 2 बार में आपका 270 हो जाएगा। तो अगर आप 135 एक बार में लगाए हैं तो 0 बचेगा, यहाँ 12 में से 3 जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा। और आप फिर से 135 में लगाएंगे डिवाइड, तो फिर देखेंगे आपकी एक बार में आप लगाएंगे जो कि 45 बचेगा, फिर 90 में लगाएंगे और 2 बार में आपका 90 कट जाएगा, शेषफल 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आता है तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही संख्या हमारा एचसीएफ कहलाता है। वही क्या कहलाता है, एचसीएफ। इसी को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि आपका चरण बाय चरण प्रक्रिया है। और देखेंगे इसमें 3 स्टेप में ये सॉल्यूशन हुआ है, तो आप क्या गलती कर देंगे, 3 मार देंगे। लेकिन आपसे पूछा है पहला भागफल कौन सा होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 1। क्या आंसर हो जाएगा, 1। इसको ध्यान से समझेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा क्या आपसे सवाल किया जा रहा है, तो उस चरण का आंसर भी दे सकते हैं भागफल। साथ में एचसीएफ पूछता तो हम ये जवाब देते, पूछता कितने चरण में ये प्रक्रिया संभव हुई है, उसका भी आप आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आगे है। यदि किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और उनका गुणनफल 2700 हो तो उनका एलसीएम क्या होगा। आप अच्छे से पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम। तो इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप आसानी से कोई भी टर्म सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अगर क्वेश्चन में रहता है तो। अब यहाँ गुणनफल दिया है 2700 और एलसीएम निकालना है, तो इसका मतलब हुआ एलसीएम बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल जो कि 2700 है, और उसको एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एचसीएफ जाएगा डिवाइड में। 15 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो आप पाएंगे 15 इकाई 15 बचेगा 12, 0 120, 15 120 और एक 0 कॉपी होगा, मतलब इसका एलसीएम जो है वो 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए, जल्दीबाजी में पढ़ रहे हैं हम लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाया जाए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा और अच्छा तैयारी हो पाएगा। कम समय है और उसमें आपको अधिक से अधिक तैयारी चाहिए। चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और साथ में सब्जेक्टिव भी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। आप लोग एकदम मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जितने क्वेश्चंस आपको करवाया जा रहा है उसी बेस पर तैयारी करिए। सिर्फ आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही नहीं बताएंगे बल्कि उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, ताकि उससे रिलेटेड आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए, यदि किसी पूर्णांक a को किसी पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है और भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दर्शाता है। इस बात का जवाब अभी हम लोग तुरंत सीखे थे। क्या सीखे थे, यदि किसी संख्या में हम भाग करते हैं किसी से, मतलब भाज्य में
भाजक से विभाजित करते हैं तो भागफल और शेषफल मिलता है, और उस भाज्य को हम लोग a मान लेते हैं, भाजक को हम लोग b मान लेते हैं, भागफल को हम लोग q मान लेते हैं, शेषफल को r मान लेते हैं, तो एज बराबर क्या हो जाएगा, b गुना q प्लस में क्या हो जाएगा r। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, इस फॉर्मूले का जवाब क्या इसमें से कोई है, तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। a इज इक्वल टू बी पहले लिखना था, q बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में आप चेंज कर सकते हैं। तो b इंटू क्यू प्लस आर सेटिस्फाई कर रहा है। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है इसमें कि r का मान जो है वो 0 से लेके b के बीच होगा, अर्थात r का मान भी सेटिस्फाई कर रहा है इस बात का। और ऑप्शन अगर हम बी देखेंगे तो a इज इक्वल टू क्यू प्लस बी इंटू आर लिखा है, जो कि गलत है। a इज इक्वल टू आर इंटू क्यू प्लस बी लिखा है। आपका प्लस में शेषफल होता है, माइनस में शेषफल नहीं होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, इस आर का वैल्यू को भी याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आपको फंसा सकता है कि आर का वैल्यू क्या आपका हो सकता है। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 225 और b बराबर 45 तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार q और r के मान में क्या होंगे। आप जानते हैं a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा बी क्यू प्लस आर, अर्थात अगर 225 को हम 45 से भाग देंगे तो कितने बार में लग जाएगा, 5 बार में लग जाएगा, क्योंकि 45 गुना 5 225 होगा। साथ ही साथ जब पूरा पूरा विभाजित हो ही गया तो शेषफल तो 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। और जब शेषफल 0 बचा तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, Q का वैल्यू 5 आ गया और आपका शेषफल 0 आ गया। मिलाइए ऑप्शन, Q का वैल्यू 5 है, R का वैल्यू 0 है, बिल्कुल यही सेटिस्फाई कर रहा है। इसी में भी आपका शेषफल 0 नहीं है, तो सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए, एक आपका सही हो गया। तो थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना है, समझना है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 84 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा। सही बात है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर रिलेट कई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। 84 को अगर आप जो है गुणनखंड में बदलेंगे तो सबसे पहले 2 से विभाजित कीजिए तो आपको 42 हो जाएगा, फिर 2 से विभाजित कीजिए 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइए तो आपको 7 हो जाएगा। और अगर आप इस तरह देखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 7 आ रहा है आपका इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसमें सिर्फ अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ध्यान रखना है, कई बच्चे जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज का कमी होता है वो भाग करने के क्रम में क्या करते हैं, 4 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, 4 से भाग लगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ऐसा गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या होगी। केवल क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या कौन है, 2 3 5 7, ये जो नंबर है 5 7 11 13 17 19, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। बहुत सारी संख्या हैं, तो इनसे आप जो है विभाजित करेंगे संख्या को, तो आसानी से आपका सही जवाब आएगा। 2 पे घात कितना है, 2 और फिर 3। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार फिर से, 42 बार में कटा दिए, 2 से लगा 21 बार में, फिर 3 और 7। तो यहाँ शायद ऑप्शन में मिस्टेक हो, 2 जो है आपका 2 ही होगा, और 3 होगा और 7 होगा। ठीक है ना, 2 जो है 3 नहीं होगा, और 3 तो 2 है ही नहीं। तो 84 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा हमको, 2 पे घात 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, चलिए अब है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। इसको कई फॉर्मेट में पूछेगा आपसे, पूछेगा m एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसका सम पूर्णांक क्या होगा, 2m होगा। या p के बारे में पूछा है तो याद रखना है p के फॉर्म में 2p हो जाएगा, 2p के फॉर्म में, क्योंकि बोल रहा है p एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब हुआ कि अगर p की जगह पे आप 1 रखेंगे तो फॉर्मेट होगा 2, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए ये सभी सम संख्याएं बनती जा रही है, तो जब हम संख्याएं चेंज करेंगे धनात्मक तो इससे सम संख्या बनते जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है 2p, ये हमारा
क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। साथ ही साथ इस फॉर्मेट का बहुत सारा फॉर्मेशन होगा, तो इसी में 2p + 1 अगर होता तो ये क्या बनाता, विषम संख्या बनाता। साथ में 2p - 1 जो होता वो विषम संख्या बनाता। क्लियर है। चलिए अब है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य का मतलब हुआ शून्य नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीपल करेंगे तो वो रेशनल भी बना सकता है, इरेशनल भी बना सकता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेशनल नंबर 0 मानेंगे और इसमें कोई अपरिमेय संख्या 2 लेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जवाब क्या आ रहा है, 0, जो कि रेशनल है। और वही अगर रेशनल के रूप में 2 मानेंगे और इरेशनल के रूप में कोई संख्या मान लेंगे तो इसका मल्टीपल होगा 2√3, जो कि है हमारा इरेशनल। इसका मतलब हुआ अशून्य परिमेय संख्या जब हमको लेना है तो ये वाला हम नहीं ले सकते हैं, 0 परिमेय संख्या के रूप में नहीं ले सकते हैं। फिर क्या ले सकते हैं, शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या। तो शून्य को छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी परिमेय संख्या लेंगे उसके साथ अगर कोई अपरिमेय संख्या गुना करेगी तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या बनाएगा। हमेशा क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनाएगा। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, आप याद रखेंगे कोई भी संख्या अगर p/2n के फॉर्म में या p/5m के फॉर्म में या p/2n × 5m के फॉर्म में हो, इसका सीधा सीधा मतलब अगर हम कहें तो आप ये याद रखेंगे कि अगर किसी भी संख्या का हर का जो गुणनखंड होगा उसमें अगर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 का मल्टीपल गुणनफल आता है तो वो संख्या शांत होता है। और अगर इनमें से छोड़ के 2, 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया तो आप उसको अशांत दशमलव के रूप में मानेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको सावधानी बरतनी है। कई बार आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन ऐसा बनाया जाएगा, जैसे मान लीजिए लिख देगा 21/7 × 2। अब आप देख के कहेंगे सर आप तो बोले कि 2 और 5 के अलावा कोई भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि 7 के टेबल में 21 कट जा रहा है और 3/2 आ रहा है, और 3/2 में आप देखें कि ये हर का घात, हर जो है सिर्फ 2 के गुणनखंड में है, सिर्फ 2 है, इसका मतलब ये शांत है। तो आप यहाँ देख के फंस सकते हैं। तो पहले आपको इन संख्याओं से कटा के देख लेना है, उसके बाद जवाब देना है कि ये शांत होगा क्या शांत। चलिए अब इसको चेक करते हैं। लिखा है 11/700, 11/700 का मतलब 7 × 100। अगर हम 100 को देखें तो ये जो है टूट सकता है 2 और 5 में, लेकिन 7 तो हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये अशांत है, ये शांत नहीं है। 91/21 अगर देखें तो 91/2100 का मतलब हुआ 21 × 100। 100 जो हमारा ये शांत बनाएगा, लेकिन 21 से अगर कटाएंगे 13 × 91 हो जाता है, तो यहाँ पे 13 बार में कट जाएगा, 7 × 21 3 रह जाएगा। फिर भी अभी 3 बच गया इसमें, क्योंकि 3 बाय में अगर आ रहा है, क्योंकि 3 से 13 तो कटेगा नहीं, और 3 बाय में आने का मतलब हो गया ये भी अशांत है। अगर 343 बट्टे देख रहे हैं, 2 पर घात जो है 3 है, 5 पे घात 3 है और 7 पे घात 3 है, और 7 पे घात 3 का मतलब ही होता है 343। इसका मतलब 343 कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, 1/2 पे घात 3, 5 पे घात 3, और जो कि क्या है, शांत है। क्योंकि 2 और 5 का गुणनखंड अगर आपके हर के घात में है, हर में है, तो इसका मतलब हुआ उसका गुणनखंड अगर 2 और 5 है तो वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, वो शांत दशमलव होगा। तो इसको आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि कौन शांत होगा, कौन सा अशांत दशमलव होगा। थोड़ा सा सावधानी बरतना है, क्योंकि आपको जो नंबर कटने वाला होगा अंश का नंबर, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलती होने का चांस होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। चलिए चेक करते हैं क्या ऐसा है। अगर हम √2 को लेते हैं √2 से तो बनाता है 2, और √2 को हम लेते हैं √3 से तो बनाता है √6। अब देखिए ये दोनों अपरिमेय था लेकिन बनाया तो परिमेय, ये दोनों अपरिमेय है लेकिन बना दिया अपरिमेय। इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों बना सकता है, जबकि ये कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जो कि गलत है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय लेना है, मतलब रेशनल
गुना में हमको इरेशनल लेना है, कहता गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अभी आप जस्ट सीखे थे, अगर हम परिमेय संख्या के रूप में 0 ले लेंगे तो इसके बाद कोई भी संख्या होगा तो वो परिमेय बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। कह रहा है दो अपरिमेय संख्या, दो और प्लस में अगर आप दो √3 लेंगे तो क्या ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। और √2 प्लस √3 क्या अपरिमेय नहीं बनाएगा? बिल्कुल अपरिमेय बनाएगा। कर अपरिमेय नहीं हो सकता है, कि सत्य है? नहीं है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि एक पूर्णांक अगर लेते हैं, मान लीजिए 2 लेते हैं और एक परिमेय संख्या लेते हैं, जोड़ते हैं तो ये भी 3/2 बनाता है, ये एक परिमेय संख्या बनाता है, ये भी रेशनल नंबर बनाता है। अगर एक पूर्णांक लेते हैं आप 2 और एक परिमेय संख्या लेते हैं, साथ में 2 बनाता है जोड़, ये भी पूर्णांक बनाता है। क्लियर है? कहता नहीं हो सकता है। तो इस वक्त इसका मतलब हुआ इसमें सारी कथन गलत है। तो हम इसको एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देंगे, एक परिमेय संख्या को एक शून्यतर परिमेय संख्या कर देंगे। एक शून्यतर परिमेय संख्या अर्थात शून्य को जो है छोड़कर जो परिमेय संख्या होगी उसका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आप लोग कभी जस्ट बताए थे, क्योंकि शून्य के साथ गुना करने पर रेशनल नंबर बन जाता है, तो कहता है गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। शून्यतर का मतलब शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर जो भी अपरिमेय संख्या लेंगे, √2, √3, √5, √7, इसके साथ कोई भी परिमेय मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप पाएंगे कि ये सभी अपरिमेय संख्या बना रही है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, समझ के रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? कौन सा अपरिमेय नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8/9 आ जाएगा। वर्गमूल निकालने के लिए प्रैक्टिस करके रखना है। ये तो क्लियर दिख रहा होगा, √3 लिखा हुआ है गुना में, एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल है जो कि क्या होता है? अपरिमेय है। यहाँ पे 21 और 35 कटाएंगे तो देखेंगे ये भी क्या है? 21 से कट रहा है, 7 से 21, 7 बचे 35, लेकिन दोनों का वर्गमूल संभव नहीं है, मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। √3 √2 गुना करेंगे √6 होगा, जिसका भी पूरा वर्गमूल नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हमसे पूछा कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो आप देख रहे होंगे पहला ऑप्शन 8/9 जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसी तरह कई क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहता है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। 64 का वर्गमूल का मतलब हुआ रूट में 64, और 64 के घनमूल का मतलब हुआ इस तरह क्यूब रूट ऑफ 64, घनमूल बोलते हैं इसको। तो 64 के वर्गमूल को अगर लिखेंगे तो 8 आएगा, और घनमूल को लिखेंगे तो 4 आएगा, और भाग देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बच्चे इसको पढ़ने के साथ ही घबरा जाते हैं और इसको बना नहीं पाते हैं, मिस्टेक हो जाता है इससे, जबकि आसान क्वेश्चन था, बस समझना था आपको थोड़ा सा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आप ये बिल्कुल याद रखेंगे, कोई भी दो परिमेय संख्या हो चाहे दो अपरिमेय संख्या हो, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं? अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक अशून्य परिमेय संख्या, फिर से वही क्वेश्चन आया, अशून्य का मतलब शून्य को छोड़कर, और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन सभी आप किए हैं। आगे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस जो है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है इसमें अक्सर हम करते क्या है, तो बेसिकली हम जानते हैं जो एल्गोरिथम होता है वो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्या, चरण ब चरण जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और ये HCF निकालने का तकनीक है, मॉस और निकालने का तकनीक है जो है HCF बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य? सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सह अभाज्य संख्या का जो जोड़ा होता है उसमें खास बात हमको देखना होता है कि ऐसी पेयर में जो नंबर हो उसमें उसका गुणनखंड केवल जो है टुकड़ा वो केवल 1 से भाग लगता हो, अर्थात उसका गुणनखंड केवल 1 हो और वही संख्या बनता है। तो अगर हम इन दोनों को कॉमन देखेंगे तो सिर्फ उसमें 1 से भाग लगेगा। ऐसी संख्याएं जो है वो क्या कहलाएगी? जो है सहभाज्य संख्या। क्या ये पॉसिबल है? 14 और 35 देख रहे हैं, ये तो 7 से भाग लग जा रहा है। 14 और 35 किससे भाग लग जा रहा है? 7 से। 18 25 किसी से भाग लगता है?
सिर्फ ये 1 से भाग लगता है। 13 और 52 बिल्कुल 13 से भाग लग जा रहा है कंप्लीट। ये 21 और 84 भाग लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, 7 से लग रहा है, 7 तिया 21 और बढ़ से तो 84 होता है। 21 से भी भाग लग रहा है क्या? 21 से भी भाग लग रहा है 4 बार में। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्याएं हैं ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जिनको केवल 1 विभाजित करेगा, जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, केवल 1 से ये भाग लगने वाला होगा। तो आसानी से आप पहचान पाएंगे। जैसे कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए, 6 7 ये जो है सह अभाज्य संख्या है, 7 8 लेंगे अभाज्य संख्या है, 8 9 लेंगे सहभाज्य संख्या है, 10 11 लेंगे सहभाज्य संख्या है। जरूरी नहीं कि जितने भी लगातार संख्याएं सिर्फ वही सहभाज्य संख्या होंगी, और भी संख्याएं हो सकती है। जैसे 9 ले लिए और एक 20 ले लेते हैं, क्या ये दोनों संख्याएं किसी से कट रहा है? नहीं, इसका मतलब ये भी सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होंगी जिनको केवल 1 से विभाजित किया जा सकता है, अर्थात उसका कॉमन फैक्टर केवल 1 आएगा। क्लियर है? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? बहुत आसान है। अगर 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हम देखेंगे 5 से पहले भाग लगाएंगे तो 1001 आएगा। उसके बाद हम किससे भाग लगा दें? अगर हम इसको 3 से लगाएंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा। 7 से लगाए तो 7 3 बचेगा 30 कट जाएगा। तो 7 के टेबल में एक बार में पहले लगाएंगे 7, बचेगा 3 30, 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर लगाएंगे 21, 7 ते 21 हो जाएगा। फिर कटेगा क्या? अब किससे कटेगा? तो 11 से अगर हम लगाते हैं तो 11 इकाई 11, 11 ते 33। इसका मतलब हो गया इसका गुणनखंड में आया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4, इसमें कितने गुणनखंड आए? तो 4 गुणनखंड जो है आपको इसमें देखने को मिले। इसमें कई सवाल बनते हैं गुणनखंड करने पर। इसमें किसी संख्या का घात आपसे पूछा जाता है, कभी किसी संख्या के बारे में कौन सी सम संख्या घात में कौन सी सम अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है, ये चेक करना होता है, विषम को चेक करना होता है। तो कई सारे सवाल इसमें बनते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे, समझेंगे और इसका लाभ उठाएंगे और इसको शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।